के बारे में बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है, इसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। एक वर्ड ये याद रखना, बहुत पहले से इसको आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कंप्लीटली एक्टोडर्मल होता है, और जो कि ग्लैंड्स हैं वो प्योरली एक्टोडर्मल नहीं होती हैं, उसमें मेसोडर्म का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। इनका जो लोकेशन है सेला टर्सिका है, एक बोन कैविटी है, स्फेनॉइड बोन ऑफ द स्कल। आपके स्कल का एक स्फेनॉइड बोन पढ़ा था, उधर एक कैविटी है जिसका नाम सेला टर्सिका है। उस कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है, एंड दिस ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस थ्रू विच अ स्टॉक, एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड उस स्टॉक को बोला जाता है इनफंडिबुलम। ये जो इनका ये वाला स्ट्रक्चर है, कनेक्शन है, इसको हम बोलेंगे एक स्टॉक जैसा जो स्ट्रक्चर ये बनता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हाइपोथैलेमस को, आपको इनफंडिबुलम बहुत क्लियर दिख जाएगा। इधर ये आपको स्टॉक जैसा जो स्ट्रक्चर है ये इनफंडिबुलम है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम का नाम याद रखना है, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ के रखता है। ये पूरा जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब इसके बाद इनका जो कनेक्शन है वो कितने टाइप का है वो देखो। इनका कनेक्शन होता है 2 टाइप का, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। इनको देखो, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। मेन 2 रीजन है, एक तीसरा रीजन भी अपन बात कहीं होगा तो अपन कर लेंगे, है ना। मेनली आपको अभी 2 ही से समझने हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका बायोलॉजिकल टर्म जो यूज करेंगे दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दूसरा टर्म क्या यूज करोगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इन टर्म से आपको देखो याद रखना है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इधर का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कंट्रोल है वो न्यूरॉन के थ्रू है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा। एक लोब का डायरेक्ट कनेक्शन है, दूसरे का इनडायरेक्ट कनेक्शन है। जिसका न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसका एडिनो है वो इनडायरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस 2 पोर्शन से बना हुआ है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इसी पार्स इंटरमीडिया को ही कुछ जगहों पर आपको मिलेगा इंटरमीडिएट लोब के नाम से भी। तो एक्चुअली वो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है ना। तो 2 हिस्से हैं इसके, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब यहाँ पे अगर देखोगे एडिनोहाइपोफाइसिस इस पिक्चर में आपको नहीं मिलेगा। 2 हिस्से हैं एक्चुअली, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस, ठीक है। और उसके बाद पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को हम एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम दे देते हैं, पार्स किसको? डिस्टैलिस का नाम। तो मतलब ये वर्ड आपको ध्यान से याद रखना है, पार्स डिस्टैलिस एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, एंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन। अब आपको ध्यान से सुनना है, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं इधर अपन बात कर रहे हैं। पहला हार्मोन कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL से रिप्रेजेंट करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH से रिप्रेजेंट करा जाएगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, जो अभी आपने देखा। एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना FSH का, मैकेनिज्म में पढ़ा आपने, है ना, ओवेरियन सेल पे कैसे इंपैक्ट करता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एक तो बढ़िया क्वेश्चन यही बनता है कि हार्मोन्स दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा हार्मोन या कौन कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है। तो पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करे जाते हैं। अब उसके बाद जो इंटरमीडिएट लोब है, जिसे हम पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, है ना, ये इंटरमीडिएट लोब कहीं कहीं पे इस वर्ड के लिए आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। इसके बारे में भी बात करेंगे क्या होता है, सभी हार्मोन्स के बारे में बात करनी है। एंड हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया is almost merged with pars distalis.
इसलिए ह्यूमन बीइंग में हम ये नहीं कहते हैं कि 3 लोब होता है। पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, पार्स डिस्टालिस से लगभग मर्ज्ड है, में दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे एक साथ हैं। तो इसलिए हम ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा क्लियरली ये नहीं कहते कि इधर इंटरमीडिएट लोब भी है, हाँ बट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पास इंटरमीडिया बस एक हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यही आपको थोड़ा सा आपके कलर को चेंज करवाता रहता है। कलर का चेंज समझ रहे हो, कि आप दिन भर काम कर लो, शाम तक आपको थोड़ा सा लगता है कि हमारा शकल जो है ना वो फेड सा हो गया, या फिर आप सो जाओ 2-4-6 घंटे, तो सुबह उठ के देखो तो आपको लगता है कि कितने सुंदर हो गए हम। थोड़ा सा होता है, फ्रेशनेस फेस पे आता है, आपका कलर भी थोड़ा सा अच्छा बढ़िया होता है, मतलब उठते ही सेल्फी खींच लेनी चाहिए। ऐसा नहीं देख कभी भी महसूस नहीं किया? सबके साथ होता है, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो पोस्टीरियर जो आपका लोब है उसके बारे में बात करते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे, पार्स नर्वोसा। आपको पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब, हो सकता है एडिनोहाइपोफाइसिस, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस भी याद हो जाए, लेकिन उसके बाद के जो टर्म्स हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं। पहला पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको आप जोर लगाने पड़ेंगे। इसको पोस्टीरियर लोब भी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाएगा। एंड स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। 2 हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्मोन ये, अभी बात करेंगे ये भी। विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये बनाया जाता है किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस के थ्रू, एंड ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक्सॉन के थ्रू, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है, पोस्टीरियर लोब का डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उनके न्यूरॉन्स बनाते हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स इस हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो डिलीवरी इधर कर देते हैं, बनाते इधर हैं। क्योंकि सिक्रीशन हमने क्या बोला था कि जब हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन होता है, उनके न्यूरोसिक्रीटरी जो सेल्स हमने बोले थे, उनका सिक्रीशन हार्मोन का इनके एक्सोनल एंड से होगा। कहाँ से होगा? एक्सोनल एंड से होगा। अब ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन का एक्सोनल एंड यहाँ पे है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आया है, तो जो कुछ भी बनेगा वो यही तो डिलीवर करा जाएगा, यहीं पे सिक्रीट करा जाएगा। ठीक है, तो ये हार्मोन इनका माना जाता है, लेकिन सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा टेक्निकल सा सवाल बनता है इस पे, इसलिए इस पे ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली आर नॉट द हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, लेकिन हाँ कंसीडर करा जाता है, वो अपन यहाँ पे ध्यान से रखेंगे। तो मतलब टोटल कितने हार्मोन हो गए? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का नाम बोलते चलो भाई, GH, FSH, LH, PRL, ACTH और TSH। इतने तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का था एक MSH। उसके बाद आपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखा, एक तो आपका ऑक्सीटोसिन है, दूसरा वैसोप्रेसिन। तो टोटल हार्मोन्स की बात कर ले आपके इस पिट्यूटरी की, तो 1, 2, 3 और 4, 5 और 6, ये 7, 8 और 9। सबसे ज्यादा हार्मोन अगर कोई सिंथेसाइज करता है वो यही है। इससे जितने अभी आप आगे ग्लैंड्स के बारे में बात करोगे, इतने हार्मोन्स कहीं नहीं मिलेंगे। यही है जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, और इनका जो कंट्रोल है वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। अब एक आपको यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात समझनी है, थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड होगा आपका। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 एक्चुअली पार्ट हैं, एक आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब आपके लिए थोड़ा सा और चेंज है। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल पिट्यूटरी या फिर इंटरमीडिएट लोब,
जिसे पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया। ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसी का हिस्सा इनफंडिबुलम भी कंसीडर किया जाता है। पहले हमने क्या बोला, इनफंडिबुलम द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी, बट इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। डायरेक्ट कनेक्शन, किसका कनेक्शन डायरेक्ट है? पोस्टीरियर पार्ट का। तो वो इनफंडिबुलम क्या कनेक्ट कर रहा है? पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको उसका ही पार्ट मानते हैं ना। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी को देखोगे तो इनफंडिबुलम से क्या लेना देना उसका? उसका कनेक्शन तो किसके थ्रू है? ब्लड वेसल्स के थ्रू है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू है, तो उसके लिए इनफंडिबुलम कोई मायने नहीं रखता है ना। तो इनफंडिबुलम किसके लिए ज्यादा जरूरी है? पोस्टीरियर के लिए, तो उसको हम पोस्टीरियर का ही पार्ट मानेंगे। तो इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एक्चुअली न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस इज इक्वल टू इनफंडिबुलम प्लस पार्स नर्वोसा, और ऐसे एडिनोहाइपोफाइसिस इज इक्वल टू पास डिस्टेलिस प्लस पास इंटरमीडिया। ये लिख लो, यही याद रखना है आपको, यही आपका कंफ्यूजन होएगा। मैंने जितनी अभी 3 बार में ना 3 चीजें बदली हैं। जब 3 चीजें बदली होती हैं तो आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है इसी में कंफ्यूजन होता है। इसको आप बुक पे नोट कर लो सीधा सीधा। एडिनोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी के 2 पार्ट, एडिनो एंड न्यूरो। एडिनो का कॉम्पोजिशन और न्यूरो का कॉम्पोजिशन बहुत जरूरी है। और उसकी बात कर रहे हैं वो पोस्टीरियर लोब या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं। और न्यूरोहाइपोफाइसिस का जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब आप समझ रहे होगे, इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका 1/4 पार्ट बनाता है वो टोटल पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर का। एंड इट इज जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू, बिकॉज इट टर्मिनल एंड जो होगा एक्सॉन का वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का, वो हाइपोथैलेमस का होता है। वो थोड़े स्वेल से करे जाते हैं एक्सोनल एंड, और वो आपका पिट्यूटरी में आके जो भी इनका सिक्रीशन है वो छोड़ रहा होता है। ठीक है, तो इनके हार्मोन्स की बात हो चुकी थी। 2 हार्मोन्स थे, कौन कौन से? एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम पिटोसिन भी है, और इस नाम से नीट के क्वेश्चन में सवाल बन चुका है। ऑक्सीटोसिन तो सबको याद होता है, वो मुझे लगता है 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन। पिटोसिन नहीं पता होता तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं होना है ना। अब याद रखना है ऑक्सीटोसिन किस पर काम करता है, इसका टारगेट टिश्यू क्या है। इधर देखो, पहले स्टेटमेंट में टारगेट टिश्यू स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड ऑफ आवर बॉडी स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन हमारे स्मूथ मसल्स पर काम करता है, मतलब जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। किस पर? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। फीमेल में ये ऐसा मत सोचना कि मेल में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन नहीं होता, ये सब यही हमारे दिमाग में आता है। नहीं, ऑक्सीटोसिन तो फीमेल का हार्मोन नहीं, हमारे में भी होता है, स्मूथ मसल्स पर इनका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, फीमेल्स में ये क्या करता है, एक एडिशनल रोल प्ले करता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस। यूटरस भी स्मूथ मसल से ही बना हुआ है ना। यूटरस की 3 लेयर्स अभी आप पढ़ोगे, अगर आपको याद हो तो। सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, फिर मायो, फिर एपी। ठीक है, तो जो मायोमेट्रियम है वो मसल की लेयर है, और उसी पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। और उस पर इम्पैक्ट का मतलब क्या है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जो बच्चा है वो जो ये यंग वंस है वो बाहर आ पाता है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, एज सेम एज मेमरी ग्लैंड जो फीमेल का ही एक्टिव होता है। तो ड्यूरिंग फीडिंग, बच्चा जब भी फीड कर रहा होता है तो उनका ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड का सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब जो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, अभी आपको समझ आएगा, जो उनके ग्लोब्यूल्स हैं या लोब्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, एंड देन मिल्क बाहर उनका इजेक्ट आउट होता है। इवन उसके साथ साथ जो यंग वंस है वो भी मिल्क सक भी कर रहा होता है। तो बट ऑक्सीटोसिन जब तक नहीं रिलीज होता है तब तक ये मिल्क इजेक्शन नहीं होता है। तो आप चाइल्ड बर्थ ऐसे ही कुछ फीमेल बॉडी से देखते हैं, है ना। तो
हाँ, हम सब ऐसे ही बाहर आए हैं भाई इस दुनिया में, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया देखेंगे हम, ऐसे ही दुनिया देखी है सबने, देख रहे हैं। इट इज द मेन पार्चुरेशन हार्मोन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, ठीक है। एंड इट स्टिमुलेट फास्ट या रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉन स्ट्रिएटेड मसल ऑफ यूटेराइन वॉल एट लास्ट मूवमेंट ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ऐसा नहीं कभी भी ये करवा देगा कॉन्ट्रैक्शन, कभी भी करवा दिया तो इमेच्योर यंग वंस बाहर आएगा, जिसे आप बोलोगे क्या, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। जब आपका जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, मींस 9 मंथ्स के एंड पर, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। ड्यू टू दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो इनका सिक्रेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, बड़ा लेबर, अभी ये देखो ये आपका टॉपिक 12th का है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो लेबर पेन कैसे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन जब भी बढ़ता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है ये। जब फिटस पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, पूरी तरह से उनका ग्रोथ हो जाता है, तो यूट्राइन मसल्स, जो यूट्रस का मसल है, उस पर ही रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स फिर सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि भाई अभी इनको जेस्टेशन पीरियड इनका पूरा, अभी इनको बाहर करना है। तो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी फिर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ाता है, अचानक से नहीं बढ़ाता, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत पेन होता है, माँ के यूट्रस में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो थोड़ा बहुत पेन आता है उसी को लेबर पेन बोला जाता है। जब भी वो स्टार्ट हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास या फिर जैसे भी नर्सेज जो भी होता है वो उसके पास ले जाते हैं। धीरे धीरे इनका जैसे वो पेन बढ़ता जाता है तो माँ के दिमाग पर या बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, वो उसको फील करे, मीन्स उसी सिग्नल का फिर से रिफ्लेक्स ब्रेन को पड़ता है, एंड ब्रेन फिर और ज़्यादा सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन का बढ़ाता है, और इतना बढ़ाता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विग्रस हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एंड फॉर उस कॉन्ट्रैक्शन की मदद से इनका चाइल्ड बर्थ बहुत इजीली हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट्स मायो एपिथेलियम सेल प्रेजेंट एट द side of alveoli of mammary gland and thus it helps in the ejection of milk, and जिसे हम बोलते हैं milk let down hormone। जब भी चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो जो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शनल जहाँ पे मिल्क बनता है, जिसे हम मेमोरी लोब्यूल्स बोलते हैं, उनके चारों तरफ ये मायो एपिथेलियम होती है, मसल की सेल्स होती हैं, और यही सेल्स पे ऑक्सीटोसिन काम करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होएंगी तो उनका जो लोब्यूल है मेमोरी ग्लैंड का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो जो मिल्क है उसमें बना हुआ वो इजेक्ट आउट होता है, जिसे बच्चा फीड करता है। एंड इन फीमेल दिस हार्मोन रिलेटेड विद इमोशन, थॉट, cry or sound of baby can bring about release of this hormone and lactating mother। कई के ऐसे माएँ होती हैं जो बच्चे से थोड़ा ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती है, तो वो बच्चा अगर रोने लगता है ना तो उनके मिल्क इजेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बच्चा पी नहीं रहा तब भी अगर उनको सुनाई दे रहा है उसके बच्चे की आवाज़, है ना, तो इमोशन से भी इनका कनेक्शन होता है। और इसलिए माँ ये कहते हैं ना कि माँ को भूख का पता चल जाता है ना। तो वो और कुछ कहावतें ऐसी नहीं होती हैं, बड़ा इसका रोल है। अभी जानवरों में भी सेम ऐसा ही कुछ सीन होता है। एडीएच दूसरा हार्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, इट एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका आपको एक्चुअली रोल पता है, जिसे हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात चल रही थी तब हमने इसका डिस्कशन किया था, इसका डिसऑर्डर भी बताया था, इन डायबिटीज इंसिपिडस। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ये स्टिमुलेट करता है, ध्यान से सुनना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को स्टिमुलेट करता है, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बनता है उधर से पानी ब्लड में फिर जाता है। अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाए तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो फिल्ट्रेट जो बन रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा तो यूरिन भी ज़्यादा होगा, तो मतलब यूरिनेशन बढ़ जाएगा। वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आप समझ रहे हो, वाटर को चलो हम मैनेज ज़्यादा इनटेक करके ज़्यादा यूरिनेट करके मैनेज कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन बहुत, या एब्जॉर्प्शन बॉडी बहुत स्लो करता है।
बाय द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी के थ्रू ये करवाता है। डीसीटी में हमारा अपन ने बात किया था क्या, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप पूरे दिन पानी नहीं पियोगे फिर भी आपकी बॉडी में जो वाटर बैलेंस्ड है वो उतना मेंटेन रहेगा बाय द रिड्यूसिंग ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की क्वांटिटी कम बनेगी लेकिन आपकी बॉडी का जो वाटर बैलेंस्ड है वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा, है ना। एंड देयर बाई रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसे हम डायूरेसिस कहेंगे। एंड इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन इज नोन एज डायूरेसिस, है ना। उसी को रोकना तो क्या हुआ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। इसलिए इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपो का मतलब लेस सिक्रीशन हो जाए, तो ये कॉज करता है डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होगा इसमें, टेस्टलेस यूरिन वाटर ड्रिंकर डिजीज। जिसका यूरिन बहुत ज्यादा बनेगा, पास करेगा, वो ज्यादा प्यास भी तो लगेगा उसको ज्यादा पानी चाहिए, पिएगा बार बार, तो इसको वाटर ड्रिंकर्स डिजीज भी कहा जाता है। विच कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलीयूरिया। सबसे इसका मेन सिम्टम यही है, बार बार वो जाएगा यूरिनेशन के लिए, इसका मेन प्रॉब्लम यही होता है, पॉलीयूरिया। डाइल्यूटेड यूरिन बहुत डाइल्यूटेड होगा, डिहाइड्रेशन रहेगा बॉडी में, एक्सेसिव थर्स्ट रहेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीडिप्सिया। बीपी लो रहेगा। बीपी लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो आपका ब्लड भी डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा तो हमारा वो ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इनटेक ऑफ कॉफी, टी, एक्सेस अल्कोहल एटसेट्रा डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एडीएच। बात करेंगे जिसमें से पहला हार्मोन है क्या आपका, ग्रोथ हार्मोन, या जिसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। अब याद करो, जब आपने हाइपोथैलेमस में उनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जाम्पल पढ़ा था, दूसरा हार्मोन का क्या नाम था, सोमैटोस्टैटिन। तो इधर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन से ही उसका टर्म यूज करा गया है, ठीक है। इनका इफेक्ट क्या है बॉडी पर वो देखो। पहला, प्रमोट इलोंगेशन ऑफ बोन। जब तक बोन इलोंगेशन नहीं होगा तो आपका हाइट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जब आप कुछ साल पहले आपकी बोन ऐसी रही होंगी, अब ऐसी हो गई है, बोन इलोंगेशन से ही हमारी हाइट बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन, हाँ जी, तभी तो, हाँ हाँ, उनका इलोंगेशन होता है बोन के। देखो हम सुन पहले, बोन के लिए हम ये कोई सेल तो है नहीं, बोन एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है, तो बोन का तो ग्रोथ होगा, इलोंगेशन होगा ना। कैसे होगा, उसका रीजन ये रहा, इट प्रमोट्स माइटोसिस एंड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल। तो इनमें सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन नर्वस टिश्यू हमारा डिवाइड नहीं कर सकता, उनका सिर्फ इलोंगेशन होता है, वो डिवाइड नहीं करता। सेल का साइज बढ़े या वॉल्यूम या लेंथ, कुछ भी, दैट इज द इलोंगेशन। एंड इलोंगेशन जब किसी स्ट्रक्चर का होगा, कोई स्ट्रक्चर करता है कि वो अपना साइज बढ़ाए, तो बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो ये आपका बोन जो है वो नंबर ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल बढ़ता है, उनका जो मैट्रिक्स है वो सब बढ़ता है, तब होता है। न्यूरॉन के केस में ऐसा नहीं है। न्यूरॉन आपका सेल सिर्फ इलोंगेट करता है, लेंथ बढ़ता है, ये है, डिवाइड नहीं होता। सेल वॉल्यूम कर बढ़ा सकता है, उसका पूरा सेल साइकिल में अपना वो ग्रोथ कर सकता है। डिवीजन नहीं हो रहा है तो सेल कैसे अपना वो पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। इवन जो आपका जन्म के बाद थोड़े टाइम तक, एक लगभग कुछ महीनों तक या साल तक, आपके न्यूरॉन्स का थोड़ा नंबर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मसल एंड कार्टिलेज। मसल फाइबर्स का भी इलोंगेशन होगा और कार्टिलेज का भी इलोंगेशन होगा। तो कार्टिलेज का इलोंगेशन होगा तो नाक बड़ी हो जाएगी, कान बड़े हो जाएंगे। मसल फाइबर्स बड़े होंगे, इलोंगेट होंगे, तो आपका नंबर हो सकता है वही हो, फिर आपका वो
इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता कैसे कि नंबर बढ़ा रहा है सेल का माइटोसिस से, इलोंगेशन हो रहा है, तो होता कैसे है एक्चुअली? उसका रीजन ये, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है ये ग्रोथ हार्मोन, और ये मेटाबॉलिज्म आपको समझ आ गया तो मतलब आप अपना ग्रोथ आराम से करवा सकते हो। मेटाबॉलिज्म पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो सुनो। फैट को ये इंक्रीज कराता है लिपोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। और जब फैट का बर्निंग होता है, अभी अगर आपकी बात करें तो आपको फैट बर्न करने की जरूरत नहीं है, जो बहुत है ना, इनको फैट बर्न करने की जरूरत है, तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ा सकता है आपका फैट बर्निंग। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फैट यूज फॉर द एनर्जी परफॉर्मेंस प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मतलब आपकी बॉडी में अगर इंटेक करते हो सारा सब कुछ, फैट ज्यादा है, फैट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पहले नहीं ब्रेक करेगा, पहले लिपिड को, फैट को ब्रेक करेगा और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करवाता है। मतलब क्या हुआ कि जब आप छोटे थे, बचपन में बच्चे होते हैं तो हम बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फिजिकली एक्टिव हो और वो मोटा हो जाए, कभी नहीं हो सकता।